जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना गुरु अमरीश श्रीवास्तव आप सभी का खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी, जानदार शानदार लाजवाब। एक बार सारे बच्चे फटाफट कमेंट करके बता दीजिए कि हम लोग लास्ट पॉइंट क्या पढ़ रहे थे। तो हम लोग पढ़ रहे थे साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में अगला पॉइंट हम लोग एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग देख लेते कि 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। हैदर अली की मृत्यु के बाद जो अगला शासक बन गया था वो आपका था कौन? टीपू सुल्तान। कौन बनेगा? टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्लास में सारी बातें, यानी पार्ट सेकंड आपका होगा, यानी जो भी पार्ट होगा अगला शासक आपका हो जाएगा कौन? टीपू सुल्तान। हम पढ़ रहे थे क्या? टीपू सुल्तान। हम लोग पढ़ रहे थे क्या? मैसूर। हम लोग पढ़ रहे थे क्या? मैसूर। इसका शेष भाग देखते हैं। इसका शेष भाग हम लोग देखते हैं इस क्लास में, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हाँ, जय हिंद सभी को, जय हिंद सभी को। अंशुल, अंतुल, प्रदीप, सोनू, सचिन, मोहम्मद नईम, सभी को। हाँ, 1781 में नहीं नहीं भाई, अरे घायल होगा, घायल होगा। मृत्यु 1782 में किया था ना मृत्यु। चलो फिर से रीचेक कर लेना आप लोग। 1782 में उसकी मृत्यु हो गई थी ना। और बताओ क्या पढ़ रहे थे हम लोग? टीपू सुल्तान कल ना। अरे 1781 में पोर्टनोवा का युद्ध हुआ था और पोर्टनोवा के युद्ध में वो हार जाता है। हारने के बाद तुरंत मृत्यु थोड़ी हो जाएगी। पोर्टनोवा का युद्ध हुआ था, उसमें वो हारा था, मरा नहीं था। हार गया था कुछ समय बाद। ध्यान से पढ़ा करो स्टेटमेंट। हाँ, कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, चलिए आगे की तरफ आते हैं। तो मैसूर का युद्ध के बाद आगे बात करते हैं हम लोग, यानी कौन? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की अब हम बात कर लेते हैं। टीपू सुल्तान कौन? तो हैदर अली का बेटा, यानी कौन हो जाएगा? सन ऑफ हैदर अली। सन ऑफ हैदर अली, यानी कौन? हैदर अली का पुत्र। हैदर अली का पुत्र कौन हो जाएगा? टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो ये क्या करेगा? इसे मैसूर का शेर कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? हाँ डेट, हाँ डेट नहीं बताया था। हाँ डेट नहीं पता होगा। 1782 लिख लो आप डेट, 1782, ठीक है। और बताओ। हैदर अली का पुत्र। वैसे सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट यहाँ वहां नहीं है, आप तो सीधे सीधे डायरेक्टली टू द पॉइंट रहेगा। इसे कहते हैं क्या? लायन ऑफ मैसूर। अपने आप को मैसूर का शेर कहता था। मैसूर का शेर कहता था, नहीं क्या कहता था? लायन ऑफ मैसूर। ठीक, तो इसे कहते थे क्या? लायन ऑफ मैसूर कहते थे। चलिए अब आते हैं यहां तक की बातें कर लेते। इसने क्या किया था? इसने कैलेंडर जारी किया था। इसने क्या किया था? कैलेंडर जारी किया था। यानी क्या किया था? कैलेंडर जारी किया।
इसने सिक्के चलवाए। टीपू सुल्तान ने क्या किया? स्टार्टेड कैलेंडर, स्टार्टेड कैलेंडर यानी क्या जारी किया? कैलेंडर जारी किया। जारी किया। और क्या किया? सिक्के चलवाए, सिक्के चलवाए यानी जो भी कॉइन्स रन कराता है, कॉइन्स यानी करेंसी रन करवाया, करेंसी स्टार्ट किया। और ये जो करेंसी चलाता है, जो भी सिक्का चलाता है, इस सिक्कों पर किसके? तो हिंदू देवताओं के, हिंदू देवताओं के भी, मतलब वैसे कह लीजिए हिंदू देवी देवताओं के भी चित्र होते थे। हिंदू देवी देवता का भी चित्र पाया जाता था। इसके टीपू सुल्तान के। बिकम ए मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब, जैकोबिन दल का सदस्य बना। कौन से दल का सदस्य बनता है? जैकोबिन दल का सदस्य बना। ठीक, कौन से दल का सदस्य बना? तो जैकोबिन दल का सदस्य बना। और बात कर लेते हैं, स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाता है कहां पर? श्रीरंगपट्टनम में। हाँ, उसी की बात करवा रहे हैं, स्वतंत्रता का वृक्ष श्रीरंगपट्टनम में लगवाया। स्वतंत्रता का वृक्ष श्रीरंगपट्टनम में लगवाया। कहां पर लगवाता है? स्वतंत्रता का वृक्ष श्रीरंगपट्टनम में लगवाता है। इसने विदेशों में, भाई इसके फादर की जब डेथ हो गई थी, कहने का मतलब हैदर अली की, तो ये चाहता था इसका साम्राज्य थोड़ा बड़ा बने, इसीलिए अनेक देशों में दूत भेजा, अनेक भाषाएं जानता था, अनेक देवी देवताओं के चित्र भी बनाता था। कौन कौन सी भाषा जानता था? कन्नड़ जानता था, पर्शियन जानता था, अरेबिक जानता था, तुर्की जानता था। कौन कौन सी भाषा जानता था? अनेक भाषाओं का ज्ञाता, यानी लैंग्वेज। कौन कौन सी भाषा जानता था? तो कन्नड़, और क्या? फारसी, अरबी, उर्दू, और क्या हो जाएगा? तुर्की आदि कर दीजिए। अनेक देशों में दूत भेजे, अनेक देशों से दूत, अनेक देशों में दूत भेजा। कहां पर? जैसे तो टर्की यानी तुर्की में, और कहां पर? पर्सिया यानी फ्रांस, और कहां पर? मॉरिशस यानी मिस्र कह लीजिए, इजिप्ट, मॉरिशस एटसेट्रा। इन तमाम सारे देशों में क्या करता है? ये तमाम सारे लैंग्वेज में क्या करता था? तमाम सारे लैंग्वेज का नॉलेज था किसके पास? टीपू सुल्तान के पास। ठीक है,
तो तमाम सारे देशों में भेजता, अपने दूत भेजता, बढ़िया सा अच्छा खासा। जैकोबिन दल का सदस्य बनता फ्रांस के कौन? टीपू सुल्तान। तो मस्त आदमी था टीपू सुल्तान, इतने सारे काम करता टीपू सुल्तान। अब इसके बाद अगर हम बात कर लेते टीपू सुल्तान की, तो और क्या करेगा? तो इसी के समय अब हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, हैदर अली की डेथ हो चुकी थी। हैदर अली के डेथ के बाद कौन सा वॉर चल रहा था? सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर चल रहा था। अब पूरी जिम्मेदारी किसकी हो गई थी? ठीक, पूरी जिम्मेदारी किसकी हो गई थी? पता है पूरी जिम्मेदारी अब किसके हाथों में आ गई? टीपू सुल्तान की। और टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि कर ली थी? तो मैंगलोर की संधि कर ली थी। और फिर शुरू हो गया क्या? थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। यानी कौन सा बेटा? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध कब से कब तक होगा? हाँ, टीपू सुल्तान टीपू सुल्तान टीपू सुल्तान। चलिए बहुत बढ़िया, हैदर अली का बेटा। रैयोत, अरे महा जो है फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज किसी कहते हैं भाई? ये तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब होगा? 1790 से 1792 के बीच। ठीक है, किसके किसके बीच? तो टीपू सुल्तान वर्सेस ब्रिटिश। और फाइनल विक्ट्री कौन होंगे? तो ब्रिटिश। मतलब दोनों लोग, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में। और किसके बीच? अंग्रेजों के बीच। अब अंग्रेजों की हेल्प कौन कर रहे थे? अंग्रेजों की हेल्प कौन कर रहे थे? तो आप लोग बताइए कौन मदद करेंगे अंग्रेजों की? दो नाम मैंने आपको बताया था, कॉर्नवालिस कॉर्नवालिस कॉर्नवालिस। बहुत बढ़िया। अभी गवर्नर जनरल वायसराय मेरे हिसाब से हो गया है ना, तो थोड़ा रिवाइज भी कर लिया करो। हाँ, जिनका आंसर सही नहीं आ रहा हो बच्चे रिवाइज जरूर कर लें। ब्रिटिशर्स का साथ कौन दे रहे थे? बताओ इतना भाई, ब्रिटिशर्स का साथ कौन दे रहे थे? एक तो हो गया मराठा, बहुत बढ़िया दीप, मराठा। बाकी दूसरा बताइए। निजाम और मराठा, नितिन। बहुत बढ़िया सभी का आंसर। अच्छा हाँ, एक चीज सारे बच्चे जान लीजिए, कल 11 बजे, ठीक है ना, आप लोगों का टॉपिक बना अजंता। और ये अजंता होगा डिफेंस वाईटी पे, एजीएस डिफेंस पे। ठीक, ये बना अजंता। एलोरा आप लोग पढ़ चुके हो, अजंता बना होगा। ठीक है, और पहले अटेम्प्ट में कैसे क्वालिफाई करें एनडीए सीडीएस, उसका इवेंट है सैटरडे 11 बजे। कल आपका बना होगा अजंता, आप लोगों ने देखा ना वाईटी पर? हाँ, ये वाईटी पर होगा, तो इसको ज्वाइन करना सभी बच्चों का मैंडेटरी है, इसको जरूर ज्वाइन करना है। ठीक है, अजंता वाला सभी बच्चों को ज्वाइन करना जरूरी है। हाँ सर, इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका अजंता, तो उसको आप लोग देख लीजिए जरूर, यूट्यूब पे बना है अभी उसका इवेंट। आप मतलब कल होगा क्लास 11 बजे से 12 बजे तक, तो सारे बच्चे उसे देख लेंगे। मतलब उसमें अपना जो भी देखना उसको देख लीजिएगा, क्योंकि कल क्लास में सभी बच्चे मैंडेटरी रहना। ठीक है, हाँ शेड्यूल लगा है, बहुत बढ़िया विश्व शेड्यूल लगा है, तो उसको देख लीजिए आप लोग। मन करे तो आगे का कार्यक्रम भी कर दिया करे। कोई बात नहीं श्रेया, अजंता ज्यादा देर नहीं चलेगा, आधे घंटे की क्लास होगी, वो आपके लिए मैंडेटरी होता है, मत बोर्ड आप उसको रिकॉर्डेड। हाँ, बहुत सारे बच्चे अगर कोई नहीं देख पाता किन्हीं कारणों से, तो रिकॉर्डेड जरूर देख लो। हाँ, एप्लीकेशन पे नहीं, उसमें वाईटी पे बनेगा बेटा। सर क्या सीडीएस सारा तो हो गया बेटा, प्रीवियस ईयर सारा वाईटी हो चुका है, आप लोग यूट्यूब पे सब कुछ है, एनडीए सीडीएस दोनों करवाया है मिला करके। नहीं, रेगुलर नहीं चलेगा, वो कल ही खाली रहता है, हफ्ते में 2 ही दिन रहता है, फ्राइडे सैटरडे 2 ही दिन स्पेशल रहता है आपके लिए। टोट अजंता एलोरा, अजंता आपका एलोरा आपका कंप्लीट हो चुका है, जो बच्चे नहीं देखे उसे जरूर देख ले।
अरे तो बाद में देख लेना, कोई वो थोड़ी है कि आप नहीं, एक एक बाद में देख लेना, आप लोग बायोलॉजी क्लास कीजिए, आपकी इच्छा मर्जी आपकी है भाई। मैंने आपको क्या बोला, आपको हमने क्या बोला? हाँ, आप जहां इच्छा करें वहां करिए, मतलब मैंने आपको बता दिया कि उसको देख लेना आप लोग, मतलब आप आपकी इच्छा करे साथ साथ देख लेना, आपकी इच्छा करे एक दिन बाद देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ ठीक है। हाँ वो आपकी इच्छा है, बायोलॉजी का रिकॉर्डिंग देख लीजिए या इसका रिकॉर्डिंग देख लीजिए, जो मर्जी आपकी है, मतलब देखना वो आपको जरूर है। क्यों? क्योंकि वो अजंता एलोरा ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपको खूब पूछते हैं, तो वहां पर पूरा डेप्थ में चलते हैं, तो पूरा समझाते हैं। ठीक, चलो आगे आते हैं, टीपू सुल्तान की बात कर लेते हैं। इनकी मदद कौन करते हैं? तो मराठा। और कौन करते हैं? मराठा। और कौन होगा? निजाम। ठीक, इसका रिजल्ट क्या रहेगा? श्रीरंगपट्टनम की संधि होगी, यानी क्या? ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। यानी क्या? श्रीरंगपट्टनम की संधि। की संधि श्रीरंगपट्टनम की संधि कब होगा? तो 1792 में। और इसका रिजल्ट क्या? बिटवीन किसके किसके बीच? तो टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिश, के बीच में। ठीक है, और इसका रिजल्ट क्या होगा? तो इसका रिजल्ट होगा एंड ऑफ द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति, ध्यान रखिएगा। और युद्ध का हर जाना, ध्यान रखिएगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त। मैसूर युद्ध समाप्त। इसमें एक दो पॉइंट वैसे याद कर लो, मर्जी आपकी करे तो पूछ लेता, ठीक है, हालांकि संभावना थोड़ी कम रही। युद्ध का हर्जाना 3 करोड़ रुपए। युद्ध का हर्जाना 3 करोड़ रुपए टीपू के ऊपर लगाया गया। ठीक है, और 3 करोड़ युद्ध का हर्जाना 3 करोड़ रुपए टीपू पर लगाया गया। और टीपू का आधा राज्य, टीपू का 50% स्टेट, आधा राज्य अंग्रेजों ने ले लिया। टीपू का आधा राज्य अंग्रेजों ने ले लिया। टीपू के दोनों बच्चों को बंधक बना लिया गया। बच्चों को गिरवी को बंधक बनाकर गिरवी रख लिया गया। अब देखो इसमें कहा गया टीपू का 50% आधा राज्य अंग्रेजों ने सीज कर लिया, और युद्ध का हर्जाना 3 करोड़ रुपए वसूला गया। ठीक, 3 करोड़ रुपए वसूला गया, और टीपू के दोनों बच्चों को गिरवी बना करके रख लिया गया। ठीक है, तो ये सारी बातें हो जाती है किसके बारे में? टीपू सुल्तान महोदय जी के बारे में। ठीक, किसके बारे में? टीपू सुल्तान के बारे में। यहां तक की बातें आपकी सभी का क्लियर है? उनको गिरवी बना लिया, फिरौती, मतलब कहा गया अगर 3 करोड़ रुपए नहीं दोगे तो तुम्हारे बच्चों को मार दिया जाएगा। ठीक, और जब किसी के बच्चे को गिरवी रखोगे तो सिंपल सा बात है, अगला युद्ध तो होगा ही होगा।
फिर शुरू हो जाता फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। भाई कहीं ना कहीं फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1799 में। किसके किसके बीच? तो टीपू वर्सेस ब्रिटिश। और फाइनल विक्ट्री किसकी होगी? तो ब्रिटिश। और इसी युद्ध में क्या हुआ? टीपू युद्ध करते हुए मारा गया। युद्ध करते हुए टीपू युद्ध करते हुए मारे गए। अंग्रेजों ने मैसूर पर सहायक संधि लगाकर सहायक संधि लगा दिया तथा वाड्यार वंश को मैसूर सौंप दिया। मतलब ऐसे कह लीजिए पूरी कहानी खत्म। ये तो बस वैसे ही लिख दिया हमने। हाँ, तो ये कैप्चर कर लिया पूरी तरह से। टीपू मारे जाते हैं, बैटल करते दोनों उनकी डेथ हो गई। देन अंग्रेजों ने मैसूर को पूरी तरह से सहायक संधि लगा करके क्या कर लिया? ठीक। तो ये था आप लोगों का कौन सा युद्ध? चलिए आगे चले। सभी का क्लियर है? अब बात कर लेते हैं हम लोग अगली डायनेस्टी, संगम डायनेस्टी यानी विजयनगर एम्पायर। तो ये था आप लोग का मैसूर और हैदर अली की बात थी। अब बात कर लेते हैं विजयनगर साम्राज्य। चलिए लिख के ही पढ़ाते हैं। विजयनगर चलो छोड़ लिख के यानी कौन सा? तो विजयनगर। एक नाम आपने सुना होगा, कृष्णदेव राय। क्लियर सर, प्रदीप जी, निधि जी, अतुल जी, सभी का क्लियर, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे बताएं। विजयनगर एम्पायर की तरफ हम लोग बढ़ने वाले। विजयनगर एम्पायर टोटल 4 डायनेस्टीज पे रूल करती है। कुल 4 वंश शासन करते हैं। कौन कौन से वंश होते हैं? तो संगम, डायनेस्टी यानी कौन सा? संगम वंश। और कौन डायनेस्टी हो जाएगी? सलुआ डायनेस्टी। सालू वंश। और कौन सा? तलुआ डायनेस्टी। यानी कौन सा वंश? तुलु वंश।
और कौन सा हो जाएगा, अराविडू डायनेस्टी। अराविडू वंश। अभी 4 वंश होते हैं, ध्यान रखिएगा। 4 वंश आपके होंगे, संगम, सलू, तलु, अराविडू। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण डायनेस्टी, सबसे बड़ी डायनेस्टी यही दोनों ही रहते हैं, तो तुलु डायनेस्टी वाला सबसे महत्वपूर्ण होता है। संगम भी महत्वपूर्ण है, लेकिन तुलु डायनेस्टी थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आते हैं संगम, विजयनगर साम्राज्य कौन सी नदी पर, तुंगभद्रा नदी पर फैला हुआ था। नोट कर लिया सभी ने, संगम, सलु, तलु, अराविडू 4 वंश। तो पहले संगम, फिर सलुआ, फिर तुलुआ, और फिर क्या हो जाएगा, अराविडू। सभी ने नोट कर लिया है, एक बार बता दीजिए, फिर आगे चलें। अभी पूरा पढ़ना है, अभी बहुत टाइम है, आराम से पूरा पढ़ो। चलिए, क्लियर सर, प्रदीप, ललित, राणा, वासुदेव, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे। मित्ररंजन, प्रदीप, सभी का बहुत बढ़िया। हाँ, सब लिटरेचर लिटरेचर सब आ जाएगा इसमें। चले आगे चले। सबसे पहले संगम डायनेस्टी। सबसे पहले चलो कोई नहीं, संगम डायनेस्टी। संगम डायनेस्टी की बात कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं, इन 1336 AD विजयनगर एम्पायर was founded by हरिहर एंड बुक्का। हरिहर एंड बुक्का, हरिहर और बुक्का क्या थे, तो दोनों लोग भाई थे। इन 1336 AD विजयनगर एम्पायर was founded by हरिहर एंड बुक्का ऑन, तो हरिहर एंड बुक्का ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य हरिहर और बुक्का ने बनाया था। ठीक, विजयनगर साम्राज्य का पहले नाम क्या था, विजयनगर साम्राज्य का पहले नाम क्या था, तो विद्यानगर नाम। और पहली डायनेस्टी संगम डायनेस्टी बनाई जाती। हरिहर और बुक्का 2 भाई थे, इन्हीं के द्वारा विजयनगर साम्राज्य बनाया गया। ठीक, और विजयनगर नाम इन्होंने अपने गुरु कौन से, तुंगभद्रा नदी पर, कौन सा, तुंगभद्रा रिवर पर। तुंगभद्रा रिवर कौन सी नदी पर, तो तुंगभद्रा नदी के तट पर। कौन सा संभार बनाते, विजयनगर एम्पायर। ठीक है, विजयनगर, इनके गुरु कौन थे, इनके गुरु कौन थे, तो अगला पॉइंट एक बार लिख ही देते हैं, हरिहर प्रथम। हरिहर एंड बुक्का ने, हरिहर एंड बुक्का ये क्या करते हैं, हरिहर एंड बुक्का
इनके गुरु कौन थे? विद्यारण्य थे। कौन थे? विद्यारण्य। और ओल्ड नाम विजयनगर का क्या रखते हैं ये लोग? दोनों क्या थे? भाई थे। दोनों भाई थे इनके। दीज आर टू, मतलब क्या थे ये लोग? ब्रदर थे। ब्रदर थे। और बातें कर लेते हैं। इनके फादर का नाम क्या था? तो संगम। पिता का नाम क्या होगा? संगम। अब यहां पर दो चीजें ध्यान से समझ लीजिए। पिता के नाम संगम का वंश, और कैपिटल में बाद में बात कर, तो विद्यारण्य इनके पिता का नाम था, तो इसीलिए इसे नाम रखा गया। हाँ, तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी बेटा, तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य बनता है। ठीक है, कौन सी नदी पर? तुंगभद्रा नदी के रिवर पर। हाँ बिल्कुल आएगा। ठीक, तो तुंगभद्रा नदी के तट पर। गुरु इनके कौन थे? विद्यारण्य। और बात कर लेते हैं, इनके पिता कौन थे? संगम। ये दोनों लोग क्या थे? तो भाई थे। फिर से देख लेते हैं, यहां पर लिख देते हैं ओल्ड नेम ऑफ विजयनगर। विजयनगर का पुराना नाम क्या था? तो विद्यानगर। विद्यानगर, ठीक है। और संगम के नाम पर अपने पिता का नाम रखते हैं। अब फिर से एक बार लिख दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। संगम डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई, फिर से कर दे रहे हैं, हरिहर एंड बुक्का। ठीक, तो संगम नाम, इन्होंने ये नाम अपने पिता के नाम पर रखा। जैसे आपको मैंने बताया था, रामकृष्ण परमहंस ने पहले उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। मोहम्मद बिन तुगलक इस्लाम कबूल करवाता है, और ये दोबारा उन्हें हिंदू धर्म में लाते हैं। ठीक, दोबारा हिंदू धर्म में लाते हैं। पहले मोहम्मद बिन तुगलक इन्हें इस्लाम कबूल करवा देता है, और दोबारा उन्हें हिंदू धर्म में कन्वर्ट करते हैं। कौन? तो दोबारा उन्हें हिंदू धर्म में कन्वर्ट करते हैं कौन? विद्यारण्य जी। ठीक है, तो इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ठीक, ध्यान रखिएगा। नोट करके लिख लीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक के समय इन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया। इस्लाम स्वीकार कर लिया था, स्वीकार कर लिया था, लेकिन विद्यारण्य के प्रभाव में आकर, लेकिन विद्यारण्य ने इन्हें पुनः हिंदू धर्म स्वीकार करा। ठीक है, अब क्लियर? तो दोबारा लिख दे रहे हैं, तो दोबारा इन्हें हिंदू धर्म स्वीकार कर लाते। ठीक, अब इसमें आते हैं, सबसे पहला राजा होता हरिहर प्रथम, फिर हरिहर द्वितीय। तो हरिहर प्रथम, हरिहर द्वितीय, ये सब बहुत ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी लिख लो। तो इन्हें आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, मर्जी आपकी है, मैं लिख दे रहा हूं, आप इन्हें स्किप कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको बोला आप इन्हें स्किप कर सकते हो, मैं लिख दे रहा हूं, मर्जी आपकी है। इनकी विक्ट्री क्या करते हैं लोग? कंक्वायर करते हैं, मतलब जीते थे। क्या क्या जीते? तो ये कई सारे क्षेत्रों को, जैसे होसल हो गया, कादम्ब हो गया, मदुरा हो गया, इन सब क्षेत्रों को जीतते हैं।
होयसल, कादम, मदुरा, इन सभी क्षेत्रों को जीते हैं कौन? हरिहर बुक्का, हरिहर प्रथम। इसके बाद आते हैं वेद, यानी कौन? बुक्का। तो बुक्का ने चीन एक दूत मंडल भेजा था और कोई बड़ा काम नहीं किया था। तो हरिहर प्रथम की होयसल, कादम, मदुरा जीता। तो इन्हें आप याद करो ना करो, मैंने आपको बोला कि इन्हें आप स्किप कर सकते हो। ठीक, चलिए। दिल्ली सल्तनत की पहली और आखिरी महिला शासिका कौन थी? हरिहर के बाद बुक्का। बुक्का के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो इसने एक उपाधि लेती वेद प्रतिष्ठापक। वेद प्रतिष्ठापक का टाइटल लेते हैं, चाइना एक दूत मंडल भेजते हैं। वेदा वेदा प्रतिष्ठापका, वेद प्रतिष्ठापक की उपाधि। 3 एक दूत मंडल भेजा इसने, बुक्का ने। मतलब चाइना एक दूत मंडल भेजता है, इसके बाद में हरिहर सेकंड आ जाता है। हरिहर सेकंड आता है। हरिहर सेकंड क्या काम करता है? मतलब ये लोग, मैंने आपको बोला ना कि लोग बहुत ज्यादा काम के नहीं है। इनका मुख्यमंत्री कौन था? सायनाचार्य। हरिहर द्वितीय का मुख्यमंत्री था सायनाचार्य। इनका सेनापति था इरुगापा। इनका मुख्यमंत्री और इनका सेना नायक सायनाचार्य ने क्या किया था? वेदों पर टीका लिखा था। सेना नायक इनका कौन था? इरुगापा। इन्होंने नानार्थ माला लिखा था। नानार्थ माला नामक ग्रंथ की रचना की। इरुगापा, इरुगापा सायनाचार्य, इनके दरबार के 2 प्रसिद्ध थे। इन्होंने महाराजा की उपाधि ली थी। ठीक, और बात कर ले, राज परमेश्वर की उपाधि लेता है कौन? हरिहर सेकंड। महाराजा की उपाधि, राज परमेश्वर की उपाधि, इसका टाइटल क्या हो जाएगा? महाराजा। और कौन सा उपाधि होगा? राजा परमेश्वर। ये छोटे छोटे पर्सन हो जाते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, ये 2-3 शासक इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें 3 शासक आपको पढ़ना है। देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय और कृष्ण देवराय। 3 नाम आपको याद करना है, ठीक है? हाँ, रजिया सुल्ताना, रजिया सुल्ताना, रजिया सुल्ताना, बहुत बढ़िया। चलिए, बलबन ने एक पॉलिसी लागू की थी, जिल ए इलाही। जिल ए इलाही का मतलब क्या होता है और नियाबत खुदाई का मतलब क्या होता है? बस 2 क्वेश्चन है। जिल ए इलाही और नियाबत खुदाई का मतलब क्या होता है? इसके बाद आएगा देवराय प्रथम। देवराया फर्स्ट। देवराय प्रथम। निकोलो कॉन्टी निकोलो कॉन्टी इसके दरबार में आया था। निकोलो कॉन्टी, अरे कोई बात नहीं, देवराय प्रथम के दरबार में आया। दरबार में आया
कहां से आया था? तो इटली से। कहां का रहने वाला था? तो इटालियन था। तो देवराय प्रथम निकोलो कॉन्टी के दरबार में आया। कहां से आया था? इटली से। इसने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया। ये यूपीएससी का क्वेश्चन था। यही क्वेश्चन था यूपीएससी का कि तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण किसने किया था? जिल ए इलाही। बहुत बढ़िया आंसर सभी का। मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। जिल ए इलाही का मतलब रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, जिल ए इलाही का मतलब होता है शैडो ऑफ गॉड, ईश्वर की छाया। हाँ, और नियाबते खुदाई का मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि। ठीक है, जिल ए इलाही का मतलब होता है ईश्वर की, गॉड। राज परमेश्वर लिखा बेटा। मतलब राजा क्या है? परमेश्वर, परमेश्वर के समान है। चलिए एक और क्वेश्चन प्यारा सा। अकबर ने बुलंद दरवाजा क्यों बनवाया था? ठीक, तो निकोलो कॉन्टी किसके दरबार में आया था? देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है, अरे देवराय प्रथम के दरबार में आया था। कहां से आया था? तो इटली से। इसके दरबारी कवि कौन से? श्रीनाथ थे। और इनकी किताब क्या है? हरिविलासम। दरबारी कवि श्रीनाथ। दरबारी कवि कौन हो जाएंगे? श्रीनाथ। और इनकी बुक कौन हो जाएगी? हरिविलासम। हरिविलासम। ठीक है, बहुत बढ़िया। राणा वसुदेव, बहुत बढ़िया। न्याय के लिए? नहीं 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 नहीं। गुजरात विक्ट्री, गुजरात विक्ट्री, गुजरात विक्ट्री। श्वेता, अंशुल, बहुत बढ़िया। फतेहपुर सीकरी में तो है कृष्णा, क्यों बनवाया था? मुद्दा इस बात का है। भोजराज, बहुत बढ़िया। गुजरात विन पर, बहुत बढ़िया। सारा पढ़ा दिया, फिर न्याय क्यों आ रहा? आप लोग न्याय का नाम हमने लिया था गुजरात विक्ट्री, पूरा डिटेल में समझाया बेटा, कोई चीज छोड़ा थोड़ी है। अकबर ने मनसबदारी प्रथा कहां से लिया था? बताओ। इसलिए कहते रिवाइज करो, नहीं सारी मेहनत मेरी बेकार कर दोगे, खुद की भी। ठीक, सारी मेहनत मेरी बेकार कर दोगे। तो देवराय प्रथम के दरबार में कौन आता है? निकोलो कॉन्टी। कहां से आता है? तो इटली से आता है। इटली का था, इटालियन का था। ठीक है, तो इटली का रहने वाला था देवराय प्रथम। चलिए और बात कर लेते, देवराय द्वितीय की बात कर लेते हैं। देवराय द्वितीय, देवराज सेकंड। देवराज सेकंड के जब हम चर्चा करते हैं तो देवराज सेकंड कौन था? अब्दुल रज्जाक। यानी देवराज सेकंड के समय फारस का राजदूत, यानी शाहरुख का राजदूत अब्दुल रज्जाक इसके दरबार में आया था। पढ़ा था अब्दुल रज्जाक, जो कि शाहरुख का राजदूत था। इसका राजदूत था, शाहरुख का राजदूत था। ठीक, शाहरुख का राजदूत था। सामान्य जनता इसे इंद्र का अवतार, मंगोलों से मंगोलों से मंगोलों से मंगोलों से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर सभी का, मंगोलों से मंगोलों से। ठीक, वेरी गुड।
इसका बात कर लेते, अगर हम इसके बारे में थोड़ी सी और बात कर लें अगर थोड़ा सा, तो इसके सामान्य जनता इसे इंद्र का अवतार समझती थी। इसका दरबारी कवि का नाम था दिनदिमा। क्या नाम था? दिनदिमा। इसने उपाधि गज बेटेकर की उपाधि, गज बेटेकर का मतलब होता है हाथियों का शिकारी जिसे कहते हैं, ठीक है। और ये माना जाता है कि इसने लगभग दक्षिण भारत के सभी क्षेत्रों को जीत लिया था। किसने? देवरादित्य के। मतलब ये माना जाता है ही कंक्वायर्ड ऑल पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। इसने दक्षिण भारत के सभी क्षेत्रों को जीता था। भारत के सभी क्षेत्रों को जीता था। जीता था। केवल एक अपवाद है, जमूरिन वाला अपवाद, खाली एक लिख लीजिए, एक्सेप्शन जमूरिन, ठीक। इसका दरबारी कवि कौन हो जाएगा? दिनदिमा। दरबारी कवि कौन हो जाएगा? दिनदिमा। उपाधि क्या हो जाएगी? गज बेटेकर की। गज बेटेकर। गज बेटेकर का मतलब क्या होता? हाथियों का शिकारी। हाथियों का शिकारी। दरबारी कवि इसका कौन हो जाएगा? इसका कोर्ट पोएट कौन हो जाएगा? दिनदिमा। दरबारी कवि इसका कौन हो जाएगा? दिनदिमा। चलिए एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आर्यभट्ट किसके दरबार में रहा करते थे? आर्यभट्ट किसके दरबार में रहा करते थे? दरबारी कवि दिनदिमा हो जाता है, और कह लीजिए बहुत ही मस्त आदमी था। सामान्य जनता इसे इंद्र का अवतार समझती थी। सामान्य जनता इंद्र का अवतार मानती थी। मान जनता इन्हें क्या करती थी? इंद्र का अवतार मानती थी। किसका? देवराय सेकंड के बाद। अब इसके बाद जो अगला आएंगे, अगला जो पर्सन होगा वो कौन हो जाएगा? वो होगा मल्लिकार्जुन। फिर आ जाएगा कौन? विरूपाक्ष। मल्लिकार्जुन। इसके बाद में जो फालतू है, याद करो ना करो मर्जी आपकी है, इसमें मार्क कर देंगे, टेंशन नहीं लेना है। मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन की बात कर लेते हैं, तो इसका टाइटल क्या हो जाएगा? तो इसका भी उपाधि हो जाता है गज बेटेकर, और इसी को कहते हैं प्रौढ़ देवराय। यानी कौन सा देवराय? तो प्रौढ़ देवराय कहते हैं इसी को। मल्लिकार्जुन बेटा, उपाधि क्या होगा? प्रौढ़ देवराय। प्रौढ़ देवराय किसे कहते हैं? मल्लिकार्जुन को। प्रौढ़ देवराय का दर्जा देते हैं किसको? मल्लिकार्जुन को। इसी को कहते हैं गज बेटेकर। गज बेटेकर, ठीक है। ये दोनों उपाधि किसकी थी? मल्लिकार्जुन की। इसके बाद इस संगम वंश का अंतिम शासक जो होता है उसे कहते हैं विरूपाक्ष। ये सब ऐसे ऐसे राजा हैं जिनके बारे में आपको नाम भी आपने नहीं सुना होगा, तो ये आपको समझने में शायद थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये नाम आपने कभी सुना नहीं है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या याद कर लेना? देवराय सेकंड याद कर लेना है, देवराय प्रथम याद कर लेना, बाकी ये सब छोड़ दीजिए जितना भी है, ठीक। अभी आपके आगे जो पढ़ेंगे वो भी फालतू वाले हो जाएंगे।
मल्लिकार्जुन के बाद जो अगला शासक बनता है वो कौन हो जाता है? विरूपाक्ष। विरूपाक्ष सेकंड बनता है और उसे गद्दी से हटा दिया जाता है सलुवा नरसिम्हा के द्वारा। और कौन सी डायनेस्टी बनेगी? तो सलुवा डायनेस्टी बन जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपको बता दे फटाफट जल्दी से। चालीसा दल को किसने समाप्त किया था? फटाफट, प्यारा सा सवाल है। चालीसा दल को किसने समाप्त किया था? मल्लिकार्जुन के बाद आ जाता है विरूपाक्ष। विरूपाक्ष सेकंड। लास्ट रूलर ऑफ संगम डायनेस्टी, यानी क्या संगम वंश का अंतिम शासक। ठीक है, he was killed by सलुवा नरसिम्हा। इसकी हत्या सलुवा नरसिम्हा ने किया। इसे एक नाम दिया जाता है क्या? प्रथम बलापहार। पहली बार बल का क्या करना? प्रहार करना, उसी को कहते हैं कौन सा? प्रथम बलापहार। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे रोकेंगे और विजयनगर एम्पायर की बाकी बातें पढ़ते हैं। कौन से क्लास में? हाँ, नोट कर लो बेटा, नोट करने में कोई बुराई नहीं है। पढ़ना आपको देवराय प्रथम में, देवराय द्वितीय है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। और संगम वंश का फाउंडर कौन माना जाएगा? विजयनगर। राजधानी कहाँ होगी? तो हम्पी। इनकी कैपिटल अगर बात कर लेते हैं तो हम्पी हो जाएगी। ठीक है, विजयनगर की राजधानी की अगर बात कर लेते हैं तो हम्पी हो जाएगी। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, कैपिटल इनकी कहाँ होगी? कैपिटल हम्पी। हम्पी एट प्रेजेंट कर्नाटका में। एट प्रेजेंट कहां पर है? तो कर्नाटका में। प्रेजेंट टाइम में कहां पर है? तो कर्नाटका में। ठीक है, हाँ, फ्रांस ने साथ नहीं दिया था। फ्रांस के जैकोबिन क्लब का मेंबर बनता है लेकिन साथ नहीं पा पाता जितना चाहिए था। सेना बनाने में फ्रांसीसी मदद करते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं। नहीं, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने से नहीं होगा। ठीक है, और बताओ। इंद्र का अवतार तमाम सब पब्लिक कहते थे उसे, आम पब्लिक कहती थी कि भाई इंद्र का अवतार है। ये आम पब्लिक उसे एक्सप्लेन करती थी कि भाई सामान्य जनता इंद्र का अवतार है। ठीक, इतने सारे लाइनें हैं थोड़ा सा। तो आज का सेशन नहीं रखते हैं। थैंक यू टू ऑल। ऑलमोस्ट लगभग कंप्लीट ही चल रहा है बेटा, कृष्णा लगभग कंप्लीट ही चल रहा है। तो इतना ही रखते हैं। थैंक यू टू ऑल।